हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू लाइफ शिल्प अकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ। तो ये चैप्टर आप लोगों का बुक 2 का है, दैट इज लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर चैप्टर नंबर 5। यहाँ पर आप लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। एक लैंड क्यों एक रिसोर्स है, लैंड को हम कितनी तरीके यूज में ले सकते हैं, जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिपोर्टिंग एरिया आप किसको कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लैंड है बेटा, पहली बात तो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तरह तरह के कामों के लिए हम इसको यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में करें तो प्रोडक्शन कर सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटी बना दे तो वहां पे रेजिडेंस के लिए यूज हो सकता है। रिजॉर्ट्स वगैरह बना दे तो रिक्रिएशन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। और अलग अलग तरीके के लैंड जो है वो अलग अलग तरीके की जरूरतों के लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में लैंड यूज देखा जाए तो इन टोटल आपका चैप्टर 9 तरह की कैटेगरीज बताता है जिसमें एक जमीन को यूज करते हैं। ठीक है, 9 तरह की कैटेगरीज है वेयर वी आर यूजिंग द लैंड। और ये जो लैंड यूज रिकॉर्ड्स हैं ये इंडिया में लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट अपने पास मेंटेन करता है। और जितनी भी तरीके की कैटेगरीज हैं जहां जहां पर हम लोग जमीनों को यूज कर रहे हैं, अगर वो सारी जमीनों को ऐड कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 9 कैटेगरीज हैं, 1, 2 एंड दीज आर द 7 कैटेगरीज। इन सातों की सातों कैटेगरी में जितना भी लैंड हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको ऐड कर दे तो इसको टोटल रिपोर्टिंग एरिया कहते हैं। मतलब तरह तरह की कैटेगरीज में जो लैंड यूज हो रहा है, अगर आप उसको सम अप कर दें तो इट विल बी कॉल्ड एज टोटल रिपोर्टिंग एरिया। यहां तक क्लियर होता है बेटा? और टोटल रिपोर्टिंग एरिया हमेशा ज्योग्राफिकल एरिया से अलग होता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेजर करती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इनके पास होता है ज्योग्राफिकल एरिया मेजर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, हमने बोला ना कि इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का 2.42% लैंड मास है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, इंडिया के पास जितनी जमीन है वो पूरे की पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स की टोटल जमीनों को मिला दिया जाए तो 2.42% हिस्सा इंडिया के पास आता है। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। बट इस टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में रिपोर्टिंग एरिया कितना है? रिपोर्टिंग एरिया मतलब वो लैंड जो हम यूज कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि लैंड यूज हम 9 कैटेगरीज में करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्टर। तो ज्योग्राफिकल एरिया तो चेंज नहीं होगा ना, 2.42% तो इतना ही रहेगा। बट हाँ, रिपोर्टिंग एरिया चेंज हो सकता है भाई, अकॉर्डिंग टू द टाइम। समय के साथ साथ रिपोर्टिंग एरिया चेंज हो सकता है। जैसे फॉरेस्ट एरिया है, हमारे पास अभी 4 एकड़ का फॉरेस्ट है, कल को क्या पता 4 एकड़ से ज्यादा का फॉरेस्ट हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो रिपोर्टिंग एरिया जो है वो बदल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एस्टिमेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, मगर ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो समवॉट फिक्स रहेगा। फिर हम बात करते हैं इन हाउ मेनी कैटेगरीज द लैंड इज बीइंग यूज्ड। मैंने बोला था 9 कैटेगरीज में लैंड यूज होता है, फॉरेस्ट इज वन। फॉरेस्ट, अब यहां पर दो तरह की चीजें समझने वाली है। एक तो होता है दोस्तों फॉरेस्ट कवर, और एक होता है डिमार्केटेड एरिया फॉर द फॉरेस्ट। एक होता है फॉरेस्ट कवर और दूसरा होता है डिमार्केटेड एरिया फॉर द फॉरेस्ट। अब मैंने बोला कि ये हमारे पास जमीन है, इस जमीन पर, इस जमीन को मैंने फॉरेस्ट कवर कहा। आई कॉल दिस लैंड एज फॉरेस्ट कवर। और मैंने बोला कि ये जमीन मेरे पास 4 एकड़ की है। फिर मैंने एक जमीन और बना दी और बोला ये 10 एकड़ की जमीन है, बट ये डिमार्केटेड एरिया फॉर द फॉरेस्ट है। मतलब मैंने ये एरिया डिमार्केट किया है कि इन फ्यूचर यहाँ पे फॉरेस्ट उगेगा। और यहां पर फॉरेस्ट ऑलरेडी है, तो 4 एकड़ पर फॉरेस्ट ऑलरेडी है। 10 एकड़ जो है वो डिमार्केटेड एरिया है फॉरेस्ट के लिए। तो कभी के बाद ना आपको रिकॉर्ड्स में पढ़ने को मिलता है कि इंडिया का फॉरेस्ट बढ़ा, हमारा फॉरेस्ट एरिया बढ़ा। तो वो फॉरेस्ट एरिया प्लीज वहां पर देखकर चलना कि वो फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर की वजह से बढ़ा है या डिमार्केटेड एरिया फॉर द फॉरेस्ट की वजह से बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद लैंड जो कि अलग अलग नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में हम यूज करते हैं, जैसे रेजिडेंस, रिक्रिएशन, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, स्कूल्स बनाने के लिए। तो बैरन एंड वेस्टलैंड्स, बैरन एंड वेस्टलैंड जिनको हम लोगों ने पिछले 5 सालों से छुआ भी नहीं है, उनको मैं बैरन वेस्टलैंड्स बोलूंगा। या ये कह लो कि बैरन वेस्टलैंड्स आप उन लैंड्स को कहते हैं जो नॉन कल्टीवेबल है, मतलब फर्टिलिटी है ही नहीं। उसके बाद एरिया अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ये वो लैंड्स होते हैं जो जहां पर हम लोग रियरिंग के लिए, एनिमल रियरिंग के लिए जो इलाके अलॉट किए जाते हैं। एनिमल रियरिंग मतलब यहाँ पर आकर जो हमारे कैटल्स हैं वो यहाँ पर आके चारा वारा खा लेंगी, घास वगैरह खा लेंगे, यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर नहीं करेगा। फिर उसके बाद एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। फिर आता है बेटा कल्चरेबल वेस्टलैंड। अपना कल्चरेबल वेस्टलैंड आप उस लैंड को कहते हैं
जिसकी फर्टिलिटी गजब की है, फर्टिलिटी गजब की है, बट हमें अभी उस लैंड की जरूरत नहीं है, तो हमने छोड़ा हुआ है वो लैंड। तो वो वेस्ट लैंड इसलिए नहीं है क्योंकि वो बैरन है, वो वेस्ट लैंड इसलिए है क्योंकि अभी हमारे पास इतना डिमांड नहीं है एग्रीकल्चर का कि मैं सभी लैंड के ऊपर क्रॉप्स वगैरह को उगाना शुरू कर दूं। फिर आता है करंट फॉलो लैंड। करंट फॉलो लैंड आप उस लैंड को कहते हैं जो 1 साल या 1 साल से भी कम के लिए आप लोगों ने फ्री छोड़ा हुआ है। मतलब वहां पर आप कोई कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। अच्छा, क्यों छोड़ते हैं आप लोग? क्योंकि देखिए लैंड्स को, जैसे मैंने वहां पर वीट उगाया, ठीक है, वीट की फसल काटने के बाद आई हैव टू लीव द लैंड फॉर सम टाइम। अगर आपने लैंड को नहीं छोड़ा, वीट की फसल काटते ही आप लोगों ने राइस के बीज बो दिए, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि लैंड अपना फर्टिलिटी रिगेन करता है, और लैंड को अपना फर्टिलिटी रिगेन करने के लिए उसको कुछ समय के लिए यूल हैव टू लीव इट, आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है फॉलो अदर देन करंट फॉलो। फॉलो अदर देन करंट फॉलो में आता है आपके पास वो लैंड जो 1 साल से ऊपर आप लोगों ने छोड़ रखे हैं। पहले वो कल्टीवेट होते थे, नाउ यू हैव लेफ्ट इट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 1 ईयर, उसको फॉलो लैंड्स कहते हैं। नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जो कि इस समय यूज में ले रहे हैं हम, मतलब एग्रीकल्चरल यूज में जो लैंड हम इस समय यूज कर रहे हैं उसको नेट सोन एरिया कहते हैं। तो आपका चैप्टर बोलता है कि 9 कैटेगरीज में से 4 कैटेगरीज में तो इंक्रीज देखा गया है, 4 कैटेगरीज में लैंड यूज में इंक्रीज देखा गया है। जैसे पहला फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में इंक्रीज देखा गया है, बट यहां पर फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज फॉरेस्ट कवर की वजह से नहीं देखा गया है, डिमार्केटेड एरिया अंडर फॉरेस्ट वो बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में जो लैंड इस्तेमाल होता है उसमें भी हम लोगों ने इंक्रीज देखा। करंट फॉलो लैंड में भी इंक्रीज देखा गया है। करंट फॉलो लैंड का मतलब होता है दोज लैंड्स विच आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 ईयर एटलीस्ट और लेस देन 1 ईयर। और यहां तक कि नेट सोन एरिया मतलब टोटल कल्टिवेटेड लैंड्स एज ऑफ नाउ, उसमें भी आप लोग इंक्रीज देख रहे हैं। ठीक है जी, तो आइए इन चारों कैटेगरीज को एक बार देख लेते हैं। आपका चैप्टर बोलता है कि फॉरेस्ट, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, करंट फॉलो लैंड, नेट सोन एरिया, इन चारों में इंक्रीज तो देखा गया है, बट सबसे ज्यादा इंक्रीज यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जो लैंड यूज होता है उसमें देखा गया है। हमको पता है यार, डेवलपमेंट, इंडिया की इकोनॉमी बहुत चेंज हो रही है, डेवलपमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और हम लोगों का तो एम है 2047 तक कंट्री को डेवलप बनाना। कैसे बनेगा डेवलप्ड? जब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब सिस्टम अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बन जाएगा, हॉस्पिटल स्कूल्स हर जगह पर होंगे। अब हर जगह पे हॉस्पिटल स्कूल्स बनाने के लिए मुझे लैंड एक्वायर करना पड़ेगा ना, तो लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, ये सब चीजें तो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में आती है। तो इस वजह से नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में यूज होने वाला लैंड कवर बढ़ गया। फिर ये बोल रहा है कि उसके बाद सर फॉरेस्ट कवर आता है, मतलब फॉरेस्ट एरिया आता है, बट ये फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज फॉरेस्ट कवर की वजह से नहीं है, ये डिमार्केटेड एरिया फॉर द फॉरेस्ट ये बढ़ा दिया। पहले गवर्नमेंट ने 10 एकड़ का एरिया डिमार्केट किया था फॉरेस्ट के लिए, अब वो 12 एकड़ का कर दिया है। इस वजह से टोटल फॉरेस्ट एरिया इंडिया में बढ़ गया है, बट एक्चुअल फॉरेस्ट कवर पहले भी 4 एकड़ का था, आज भी वो 4.2 एकड़ तक ही पहुंचा है। एक्चुअल फॉरेस्ट कवर नहीं बढ़ रहा है, डिमार्केटेड एरिया फॉर द फॉरेस्ट बढ़ रहा है। उसके बाद करंट फॉलो लैंड में भी इंक्रीज देखा गया। करंट फॉलो लैंड आपको जैसे कि मैंने बताया कि एक बार फसल उगाने के बाद यू विल हैव टू लीव द लैंड फॉर एटलीस्ट 6-7 मंथ्स, ताकि जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी रिगेन कर ले। अगर आपने लैंड को बिना फर्टिलिटी रिगेन करे उसको काम पर लगाए रखा, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर क्रॉपिंग, इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर एग्रीकल्चर, आपकी लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। बट करंट फॉलो लैंड भी वेरी करता है यार, इट इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, क्रॉपिंग साइकिल्स और रेनफॉल पर डिपेंड करता है करंट फॉलो लैंड। मुझे अपना लैंड कब खाली छोड़ना है डिपेंड करेगा कि रेनफॉल कब आएगी। अगर मेरे पास समर्सिबल नहीं है तो आई वेट फॉर द रेनफॉल, उसके बाद मैं बीज बोऊंगा। क्रॉपिंग साइकिल्स पर भी डिपेंड करेगा कि मुझे लैंड कब कब खाली रखना है। और उसके बाद फोर्थ एरिया यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि नेट जोन एरिया में इंक्रीज देखा गया, बट ऊपर के 3 कैटेगरी से सबसे कम इंक्रीज नेट जोन एरिया में देखा गया। क्यों? क्योंकि अब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, तो खाने की डिमांड बढ़ेगी, खाने की डिमांड बढ़ेगी, तो वो लैंड्स, वो कल्टीवेबल लैंड्स जो पहले आप नहीं कल्टीवेट कर रहे थे, अब उन कल्चरेबल वेस्ट लैंड्स को भी एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। फिर बात करते हैं उन कैटेगरीज की जिसमें डिक्लाइन देखा गया। सिंपल सी बात है यार, अगर मैं कल्चरेबल वेस्टलैंड्स को एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज करूंगा, तो सबसे पहले कल्चरेबल वेस्टलैंड्स कहा गया, कल्चरेबल वेस्टलैंड्स
इनमें जो डिक्लाइन है वो देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इंडियन इकोनॉमी का शेप चेंज हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा। इंडियन इकोनॉमी का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी के शेप को, अगर हम इंडियन इकोनॉमी के शेप की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी का शेप जो है वो चेंज हो रहा है। तो जो जितने भी वेस्टलैंड्स हैं, जितने भी बैरन एंड वेस्टलैंड्स हैं, बैरन एंड वेस्टलैंड्स को भी आप लोग यूज करेंगे। यू विल यूज द बैरन एंड वेस्टलैंड्स फॉर स्कूल बनाने के लिए, या कह सकते हैं आप किसी भी चीज को बनाने के लिए, हाईवे निकालने के लिए आप बैरन एंड वेस्टलैंड्स को यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि क्यों इंडिया में मतलब ऊपर की इन तीन चार कैटेगरीज में डिक्लाइन देखने को मिला। प्लस पास्चर्स, मतलब जो इलाके खाली छोड़े जाते थे फॉर एनिमल रियरिंग, अब देखो उन इलाकों में भी कमी देखने को मिल रही है। इवन फालो लैंड जो था उसमें भी आप लोगों को डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों देखने को मिल रहा है, आइए उसके रीजंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला वो बोल रहा है कि सर, काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ गया है लैंड के ऊपर। और प्रेशर बढ़ गया लैंड के ऊपर इसलिए एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स से जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है उनको भी हम अब एग्रीकल्चरल एरियाज में, मतलब नेट सोन एरिया में उसको धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा है इसलिए जो लैंड्स फर्टिलिटी वाइज अच्छे थे बट वो कल्टीवेट नहीं होते थे, अब उनको भी जबरदस्ती हम लोग कल्टीवेशन में लगा रहे हैं, लगाना पड़ रहा है सर, क्या करें। पास्चर्स सर इसलिए डिक्लाइन हो रहे हैं क्योंकि उन पास्चर लैंड्स पर लोग इलीगल इलीगल कल्टीवेशन कर ले रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यमुना रिवर के पास, अगर आप कभी देखें यमुना रिवर के आसपास का बैंक्स, वहां पे लोग जूट उगा रहे हैं, सब्जियां उगा ले रहे हैं। क्या वो लैंड आपका है? वो लैंड आपका तो नहीं है ना। वो एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है कि वहां पर किसी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं करनी। वहां पे एनिमल्स को लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, एनिमल्स आसपास से घास खा लेते हैं तो वो उनके लिए बढ़िया पास्चर है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वहां पे लोग इलीगली कल्टीवेशन, उस लैंड को इलीगल कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है। वहां पे लोग आलू उगा ले रहे हैं, सब्जी वहां पे, कॉलीफ्लावर, ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स उगाकर आप उसको बेच ले रहे हैं। इस वजह से पास्चर एरिया में डिक्लाइन देखने को मिला है, ग्रेजिंग लैंड में डिक्लाइन देखने को मिला है। फिर आपका चैप्टर लेके चलता है आपको व्हाट आर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। देखिए यार, लैंड केवल दो तरीके के ही होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। या तो लैंड प्राइवेट लैंड होगा, और अगर प्राइवेट लैंड नहीं है तो वो पब्लिक लैंड होगा, मतलब सरकारी। और जो सरकारी लैंड्स होते हैं उन लैंड्स को आपका चैप्टर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बोलता है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्यों बोलता है? क्योंकि सरकार, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो केवल आप अपने यूज के लिए यूज करते हैं, बट जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है ना, गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी के यूज के लिए उसको खरीदती है। और इसलिए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स किसी एक इंडिविजुअल की प्रोग्रेस के लिए नहीं, पूरी कम्युनिटी की प्रोग्रेस के लिए यूज किया जाता है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे। और खासकर की कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस पुअर और विमेन के लिए तो बहुत ज्यादा है। कैसे? जितने भी मार्जिनल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स या कह लो जितने भी लैंडलेस फार्मर्स हैं, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, जिनके पास बहुत कम जमीनें हैं। आपको पता है, या तो जिनके पास जमीनें नहीं है या जिनके पास बहुत कम जमीनें हैं, मार्जिनल फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स का पेट एग्रीकल्चर से तो नहीं पलेगा ना, उनका लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से तो नहीं आएगा। तो उनको किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? दे आर एक्चुअली, लाइक दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन, दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन लाइफ स्टॉक फॉर देयर इनकम। वो अपनी एनिमल्स पर ज्यादा डिपेंडेंट है। अब उनके एनिमल्स को खाना खिलाने के लिए वो पास्चर कहाँ से लेकर आएंगे? उनको ग्रेस कराने के लिए वो कहाँ लेके जाएंगे? लैंड तो उनके पास इतना है नहीं, पैसे भी नहीं है। तो ऑफ कोर्स वो इन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में अपने एनिमल्स को छोड़ देते हैं। सरकारी लैंड है तो ठीक है, जो घास वास है वहां की घास इनके एनिमल्स खा लेते हैं, जिससे देखो सरकार का भी फायदा हो गया, क्योंकि पूरी कम्युनिटी, जो लैंडलेस लेबरर्स की पूरी या लैंडलेस फार्मर्स की जो पूरी कम्युनिटी है, उनको एक रिसोर्स मिल गया, उनको एक इनकम मिल गई। और सरकार का जो मोटिव था वेलफेयर का, सरकार उसमें यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई। अब महिलाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीपीआर। क्यों? क्योंकि विमेन, आप सोचो, मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में 500 फॉरेस्ट है, मतलब 500 ट्री है। क्या मैं आपको वो ट्री काटने दूंगा? क्या अगर वो ब्रांचेस अपने आप ही गिर के टूट गई हैं, क्या मैं वो भी कलेक्ट करने दूंगा आपको जब तक मैं ना चाहूं? ऑफ कोर्स आई नॉट अलाउ यू। तो ऐसे में बहुत सारे गरीब परिवार है जहां पे सीएनजी, एलपीजी, नेचुरल गैस अभी तक नहीं पहुंची है, तो वो लोग वहां पर खाना बनाने के लिए लकड़ियों को जलाते हैं। तो वो फॉडर
वुड कलेक्ट करने के लिए बहुत दूर दूर ट्रेवल करते हैं। अगर उनके घर के आसपास कोई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के फॉरेस्ट होंगे तो वो वहां से फॉडर फ्यूल कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स विमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड यूज इन इंडिया। देखो यार, जिन लोगों की लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है उनके लिए तो लैंड रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ये तो सबको समझ में आ रहा है। मतलब जिन लोगों के घर एग्रीकल्चर से चलते हैं उनके लिए तो रिसोर्स ही लैंड हो गया। और अगर मैं लैंड रिसोर्स की बात करता हूं तो कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन एग्रीकल्चरल आउटपुट वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन अदर सेक्टर्स। अब लैंड का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल आउटपुट में ज्यादा है। इंस्टेड अगर मैं उस लैंड को बाकी सेक्टर से जोड़ूं या वहां पे फैक्ट्री खोल लूं, चलो अगर मैं, तो फैक्ट्री में छोटे से लैंड पर भी खोल सकता हूं। बट एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए मतलब लैंड का आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, लैंड का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब उस लैंड की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी होगा। लैंड जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना फर्टाइल होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। अब यहां पर जैसे कि मैंने बोला कि ओनरशिप ऑफ लैंड के बेसिस पर आप प्रॉपर्टीज को दो बेसिस पर डिवाइड करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। आपका चैप्टर बोलता है कि रूरल एरियाज में ज्यादातर लैंड उन परिवारों के पास होता है जो परिवार सोशली काफी स्ट्रांग होते हैं। होते ही हैं यार, जैसे तो जमींदार देख लो आप, स्टार्टिंग से जमींदार है तो मतलब इकोनॉमी वाइज वेल्थ वाइज कोई कमी नहीं है, तो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई है बहुत पुरानी। उनके पास है बड़े बड़े खेत, 100-150 एकड़ जमीनें हैं। तो ओनरशिप ऑफ लैंड जो है ना रूरल एरियाज में, वो एक्चुअली में सोशल स्टेटस से काफी ज्यादा रिलेटेड माना जाता है। और जिन लोगों के पास लैंड बहुत ज्यादा है, पैसे नहीं है, तो वो बैंकों के पास जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो अपने ही लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा वो एज अ कोलेट्रल देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, ताकि उनको क्रेडिट मिल जाए। क्रेडिट मतलब लोन मिल जाए। यही लैंड नेचुरल हेजर्ड्स और लाइफ कंटिजेंसीज के लिए भी यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड रिसोर्सेज का टोटल स्टॉक और टोटल कल्टीवेबल लैंड। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए कि हमारे इंडिया में टोटल एग्रीकल्चरल लैंड कितना है। अगर इसको आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें क्या बैरन वेस्टलैंड्स को मैं जोड़ूंगा? नहीं जोड़ूंगा ना, क्योंकि बैरन वेस्टलैंड्स तो नॉन कल्टीवेबल ऐसे लैंड है जिनकी फर्टिलिटी है ही नहीं। तो हमारी इंडिया में मान के चलो, आपके पास एग्जांपल है बैरन एंड वेस्टलैंड्स, वो है 10 एकड़। नेट सोन एरिया वो है 20 एकड़। फालो लैंड एंड करंट फालो लैंड ये दोनों है 10 एकड़। ठीक है। और कल्चरेबल वेस्टलैंड्स ये है 5 एकड़। तो मुझे बताइए इंडिया में टोटल लैंड कितना है फॉर कल्टीवेशन जिसपे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। ऑफ कोर्स बैरन वेस्टलैंड को हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे। आई कैलकुलेट एनएसए, नेट सोन एरिया, फालो एंड करंट फालो लैंड, प्लस आई एड कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो सर एग्जांपल के हिसाब से 35 एकड़ इंडिया में टोटल जमीन है एग्रीकल्चर के लिए। तो यही पॉइंट वही बात कर रहा है कि इंडिया में टोटल एग्रीकल्चरल लैंड रिसोर्स कितना है। तो वो कैलकुलेट किया जा सकता है नेट सोन एरिया, फालो लैंड और कल्चरेबल वेस्टलैंड्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो। ठीक है जी। और अगर मैं इस टोटल स्टॉक की बात करूं तो इसमें धीरे धीरे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मतलब कहा पहले इंडिया में टोटल जमीन 35 एकड़ होती थी, अब वही टोटल जमीन धीरे धीरे 34 एकड़, 33 एकड़ धीरे धीरे कम हो रही है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया। और वो हमको समझ में आता है कि क्यों इंडिया में टोटल एग्रीकल्चरल लैंड रिसोर्स कम हो रहे हैं। कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में लैंड ज्यादा यूज हो रहा है ना। प्रेशर लैंड पर ज्यादा बढ़ गया है और डेवलपमेंट इंडिया की इकोनॉमी का शेप साइज चेंज हो रहा है। तो उसके हिसाब से सर लैंड यूज अदर देन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए लैंड नंबर ऑफ यूजेस में या नंबर ऑफ चीजों में यूज हो रहे हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं आपका चैप्टर बोलता है देयर हैज बीन अ ग्रेट डिक्लाइन इन कल्टीवेटेड लैंड इवन व्हेन देयर हैज बीन अ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्लाइन इन कल्टीवेबल वेस्ट लैंड। वो बोलता है कि नेट सोन एरिया जो पहले 20 एकड़ का था, ये 20 एकड़ का नेट सोन एरिया भी घटकर 15 एकड़ रह गया है। मतलब जो कल्टीवेटेड लैंड है वो भी कम हो रहा है इंडिया में, और जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, मतलब जो आप कल्टीवेट नहीं कर रहे थे, आपने छोड़ा हुआ था, वो पहले 5 एकड़ था, वो भी कम होके 3 एकड़ हो गया है। मतलब जिस पर कल्टीवेशन हो रहा था वो लैंड भी कम हो रहा है, और जिन लैंड पर पहले कल्टीवेशन नहीं हो रहा था वो लैंड भी कम हो रहा है। इसका मतलब जो स्कोप है
एग्रीकल्चर का स्कोप या उन लैंड्स का स्कोप कि कल को मैं उस लैंड पर खेती करूंगा, इंडिया में वो स्कोप बहुत कम है। और वो स्कोप कम क्यों होगा? क्योंकि फार्मर्स को लग रहा है कि शायद उनकी जमीन पर खेती बढ़िया हो नहीं पाएगी, प्रोडक्शन अच्छा हो नहीं पाएगा, पैसा ज्यादा लग जाएगा और वो कमा कुछ पाएंगे नहीं। तो ऐसे में प्रोडक्शन को इंप्रूव करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि एग्रीकल्चर में यूज होने वाला लैंड कम ना हो। क्योंकि आजकल फार्मर्स क्या कर रहे हैं, वो जबरदस्ती अपनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं बिल्डर्स को, बिल्डर्स वहां पे फ्लैट खड़ा कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से कल्टीवेटेड लैंड इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। तो इसको रोकने के लिए क्या करें? आपको प्रोडक्शन इंप्रूव करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन दो तरीके से इंप्रूव हो सकता है। या तो मैं सीड्स ही चेंज करके उनको बीज ही नई तरह की दे दूं, मैं बीज की टेक्नोलॉजी ही चेंज कर दूं, जैसे मैं ग्रीन रेवोल्यूशन में कर रहा था। मैं हाई ईल्ड वैरायटी के बीज ले आऊं, उन बीजों की प्रोडक्टिविटी खुद इतनी ज्यादा है कि लैंड अगर मतलब कम फर्टाइल लैंड पर भी अगर आप बीज बोएंगे, पानी अगर आप ठीक ठाक डाल देंगे तो बहुत अच्छी फसल हो जाएगी। या दूसरी चीज ये है कि मैं लैंड कुछ ऐसा करूं कि मैं लैंड की ओवरऑल फर्टिलिटी बढ़ा दूं। अब इसमें से कौन सा वाला आपको बढ़िया लग रहा है, कि मैं बीज उनको दूसरे दे दूं या लैंड की ही ओवरऑल फर्टिलिटी बढ़ा दूं, ताकि कोई भी बीज आप उस लैंड में डालो तो आपको बढ़िया फसल मिल जाए? ऑफ कोर्स सेकंड वाला, क्योंकि बार बार बीज खरीदना भी बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप फार्मर्स की प्रॉपर्टी, फार्मर्स के लैंड का टोटल फर्टिलिटी ही बढ़ा देंगे तो मजे ही मजे। समझ में आ रहा है? और सेकंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए जहां पर लेबर बहुत ज्यादा है, लैंड बहुत कम है, सबको काम देना है। तो अगर एक लैंड पर फर्टिलिटी ज्यादा होगी, अगर बहुत ज्यादा क्रॉप्स लहराएंगी, तो उतने ही ज्यादा मुझे लेबर चाहिए होंगे ना उन क्रॉप्स को इकट्ठा करने के लिए। तो लेबर अबंडेंट कंट्री जैसे कि इंडिया, जहां पर डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, क्योंकि सेकेंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी से लेबर की डिमांड बढ़ेगी। और ये काफी सूटेबल माना जाता है उन कंट्रीज के लिए जहां पर जमीनें कम है और लेबर बहुत ज्यादा है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, इंडिया में क्रॉपिंग सीजन्स को देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होता है ये। इंडिया में तीन तरीके के क्रॉपिंग सीजन्स आप देखते हैं। पहला सीजन है खरीफ सीजन, जो कि साउथ वेस्ट मानसून के स्टार्ट होने के साथ स्टार्ट हो जाता है। खरीफ सीजन में राइस, कॉटन, जूट, ज्वार, बाजरा जैसी क्रॉप्स को आप लोग उगाते हैं। फिर सेकंड सीजन है रबी सीजन। रबी सीजन विंटर्स के साथ शुरू होता है अक्टूबर नवंबर में, और ये मार्च अप्रैल में खत्म हो जाता है। इसमें कुछ टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल जैसी क्रॉप्स जैसे वीट, ग्राम, मस्टर्ड जैसी क्रॉप्स को आप उगाते हैं। और बहुत ही कम टाइम के लिए तीसरा सीजन आता है, दैट इज जायद। आप बीच में देखते होंगे कि एकदम से वाटरमेलन, बहुत सारे वाटरमेलन आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे कुकम्बर्स आने शुरू हो जाते हैं, तरह तरह की वेजिटेबल्स आनी शुरू हो जाती है मार्केट में। तो जायद सीजन एक बहुत ही छोटा सीजन होता है, जनरली गर्मियों का सीजन है, तो समर में मुश्किल से 2-3 महीने चलता है ये। रबी सीजन खत्म होने के बाद स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वाटरमेलन, कुकम्बर, तरह तरह की वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स को इरिगेटेड लैंड्स पर उगाया जाता है। तो इंडिया में बेसिकली तीन तरह के क्रॉपिंग सीजन्स हैं। अब मैं इंडिया में फार्मिंग की टाइप्स बता दूं। अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, इंडिया में दो तरीके की फार्मिंग होती है। या तो आपकी फार्मिंग में, आपके फार्म्स पर समर्सिबल वेल्स, ट्यूबवेल्स लगे हैं, अगर लगे हैं तो वो इरिगेटेड फार्मिंग है। और अगर आपके पास वेल्स, ट्यूबवेल्स, समर्सिबल्स कुछ नहीं है, तो फिर आप रेन फेड फार्मिंग करते हैं। मतलब आप केवल वर्षा के ऊपर डिपेंडेंट है कि बारिश होगी तो फसलें अच्छी होंगी, आपकी फसलों को पानी मिलेगा, बारिश नहीं होगी तो फसलें खराब हो जाएंगी। रेन फेड फार्मिंग को आपका चैप्टर बरानी कहता है। क्या बोलता है? बरानी। और रेन फेड फार्मिंग भी दो तरीके की होती है, ड्राई लैंड फार्मिंग, वेटलैंड फार्मिंग। ऑफ कोर्स ड्राई लैंड फार्मिंग जहां पे रेन बहुत ही मुश्किल से होती है, और वेटलैंड फार्मिंग जैसे चेरापूंजी, मौसिन राम के आसपास का रीजन, जहां पे हर महीने बारिश आपको देखने को मिली जाती है। यहां तक समझ में आता है जी? और इरिगेटेड फार्मिंग में भी दो टाइप्स है, प्रोटेक्टिव फार्मिंग और प्रोडक्टिव फार्मिंग। तो प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव ये दो इरिगेटेड फार्मिंग की टाइप है। ड्राई लैंड और वेटलैंड फार्मिंग ये दो रेन फेड फार्मिंग की टाइप है। चलिए जी, अब इंडिया में कौन कौन से फूड ग्रेन्स को आप लोग प्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले मैं वो बता दूं। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान के चलो इंडिया में 100% जमीन के ऊपर एग्रीकल्चर हो रहा है, तो 100% लैंड में से 70% लैंड पर जिन चीजों का प्रोडक्शन होता है वो फूड ग्रेन्स है।
तो इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। और दो तरीके के फूड ग्रेन्स हम प्रोड्यूस करते हैं, या तो उनको सीरियल्स कहते हैं आप, सीरियल्स वो टीवी के सीरियल नहीं, सीरियल्स। नहीं तो आप उसको फाइन ग्रेन्स मतलब सीरियल्स कहते हैं, नहीं तो आप उनको पल्सेस कह सकते हैं। तो सीरियल्स और पल्सेस का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। और अगर मैं सीरियल्स की बात करूं, उसको जनरली अनाज कहते हैं। अनाज भी दो तरीके के होते हैं, या तो वो फाइन ग्रेन्स हो सकते हैं, नहीं तो वो कोर्स ग्रेन्स हो सकते हैं। मतलब पतला अनाज, मोटा अनाज। फाइन ग्रेन्स में राइस, व्हीट, ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और कोर्स ग्रेन्स में ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, इनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। जनरली पेट भरा भरा सा रहता है, सस्ते होते हैं कोर्स ग्रेन्स। फाइन ग्रेन्स काफी महंगे होते हैं इन कंपैरिजन टू कोर्स ग्रेन्स। तो सीरियल्स दो तरीके के होते हैं, फाइन ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन्स। इसमें मैं सबसे पहले फाइन ग्रेन्स को स्टार्ट कर देता हूं। फाइन ग्रेन्स में राइस, व्हीट, जैसे कि हमने पढ़ा। तो आइए बात करते हैं राइस। देखो, इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन का स्टेपल फूड है राइस। और राइस का प्रोडक्टिविटी, या ये कह लो कि राइस का ईल्ड सबसे ज्यादा पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और केरला में है। और इन सभी स्टेट्स में से भी पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऑलमोस्ट इन चार स्टेट्स में जितना भी लैंड है, उस पूरे पूरे लैंड पर फार्मर्स राइस कल्टीवेशन ही करते हैं। यहां पर ईल्ड का मतलब क्या होता है सर? आप बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं। बेटा, ईल्ड को हमेशा एकड़ के हिसाब से देखा जाता है। जैसे मान के चलो कि पंजाब का लैंड है, और पंजाब के पास आपके पास 1 एकड़ है। फिर आप चले गए मिजोरम, मिजोरम में भी आपके पास 1 एकड़ जमीन है। दोनों जगह पर आप लोगों ने राइस का कल्टीवेशन किया। पंजाब के 1 एकड़ जमीन से आपको 200 किलो राइस मिला, और मिजोरम के 1 एकड़ जमीन से आपको मात्र 150 केजी राइस मिला। तो यहां पर ईल्ड, राइस की ईल्ड पर एकड़ कौन से स्टेट में ज्यादा हुई, इसको ईल्ड कहते हैं। मतलब 1 एकड़ में एक क्रॉप का कितना प्रोडक्शन आप कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स पंजाब में ईल्ड ज्यादा होगी ना। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोगों को यहां पर याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइस का ईल्ड ज्यादातर पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में है। वैसे इंडिया के इन टोटल अगर हम देखें तो 7 स्टेट्स में राइस का कल्टीवेशन होता है। फिर फाइन ग्रेन्स में आ जाता है दूसरा, वीट। बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल है, बिना वीट के तो हम कहीं निकलते नहीं है। और वीट को प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में अगेन 5 स्टेट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। यूपी में सबसे ज्यादा वीट कल्टीवेशन होता है, उसके बाद एमपी। एमपी का वीट, कहते हैं ना कि एमपी का वीट खाना चाहिए, पंजाबी इसको कनक कहते हैं, तो एमपी का कनक खाना चाहिए था। तो यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दीज आर द 5 स्टेट्स वेयर द वीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ईल्ड वीट की ज्यादा है। उसके बाद मैं अब मोटे अनाज पर आ जाता हूं, कोर्स ग्रेन्स, जिसमें हमने पढ़ा था जवार, रागी, बाजरा, मेज। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, इंडिया में जितना भी सीरियल प्रोडक्शन होता है, जितना भी सीरियल प्रोडक्शन, तो ज्यादातर अगर इसमें कोर्स ग्रेन्स का प्रोडक्शन देखा जाए, तो वो टोटल सीरियल प्रोडक्शन में 16.5% एरिया पर आप लोग कोर्स ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर मान के चलो कि 100% एरिया में ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है, तो 100% में से 16.5% एरिया पर ही आप लोग कोर्स ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो ज्यादा एरिया नहीं आपने इसको दिया है, बट इसमें जो ज्यादातर कोर्स ग्रेन्स में प्रोड्यूस किया जा रहा है वो सबसे पहले है जवार। तो जवार जो है वो मेन फूड क्रॉप है सेमी एरिड एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड सर्दर्न इंडिया। सेंट्रल और सर्दर्न इंडिया की सेमी एरिड एरियाज में जवार ज्यादातर फूड उगाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बाजरा जो है वो जनरली हॉट और ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस में उगाते हैं आप, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया या वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, वहां पर आपको ये कंडीशंस मिलती है। तो नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर बाजरा का प्रोडक्शन होता है। मेज की बात करें तो मेज तो वैसे ऑल ओवर इंडिया उगाते हैं, पंजाब को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर व्हीट, राइस का कल्टीवेशन होता है। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को छोड़कर आजकल ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रबर कल्टीवेशन ज्यादा हो रहा है इंडिया में। तो मेज प्रोड्यूसर्स आपके पास कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और यूपी जैसे स्टेट्स आ जाते हैं। पल्सिस की बात करें, दालों की बात करें, तो ये डेक्कन और सेंट्रल प्लेट्यू के रीजन पर प्लस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वहां पर आप पल्सिस को ज्यादा उगाते हैं। फिर मैं बेटा ग्राम पर आ जाता हूं।
ग्राम जो है, मेन प्रोड्यूसर्स ग्राम के एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान है। और अब दालों में तूर आ जाता है, तूर की दाल जिसको अरहर कहते हैं आप। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स है हमारी कंट्री में। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दाल जिसको हम खाते हैं, दैट इज पल्सेस में अरहर आ जाती है। महाराष्ट्र जो है वो तूर की दाल का मेजर प्रोड्यूसर माना जाता है। ये मान के चलिए कि अगर इंडिया में 100% दालें उगाई जाती हैं, तूर की दाल उगाई जा रही है, तो 100% में से 30% दाल अकेला महाराष्ट्र उगा दे रहा है। और बाकी की दाल 70% यूपी, कर्नाटका, गुजरात ऐसे स्टेट्स में उग रही है, एमपी। फिर हम ऑयल सीड्स की बात करते हैं। देखो, ऑयल सीड्स वो सीड्स होते हैं जिनको पीस कर तेल निकलता है। जैसे मस्टर्ड एक ऑयल सीड है, जैसे सेसेमे एक ऑयल सीड है। तो ऑयल सीड्स महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रयाल सीमा इलाका, कर्नाटका प्लेट्यू, यहाँ पर ऑयल सीड्स उगते हैं। और इंडिया में बहुत ही कम रीजन्स में ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं। हम जनरली ऑयल सीड्स ज्यादातर इंपोर्ट कर रहे हैं। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट जो है वो टोटल क्रॉप एरिया के 3.6% पर उगाया जाता है इंडिया में। और ग्राउंड नट में भी गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र ये लीडिंग स्टेट्स हैं। अब मैं रेप सीड और मस्टर्ड पे आता हूं, तो राजस्थान कंट्रीब्यूट करता है। मस्टर्ड सीड और रेप सीड का 1/3 प्रोडक्शन अकेला राजस्थान कर देता है। और बाकी का 2/3 प्रोडक्शन हरियाणा, एमपी जैसे स्टेट्स में हो रहा है। और कुछ ऑयल सीड्स, कुछ अदर ऑयल सीड जैसे सोयाबीन, वो एमपी और महाराष्ट्र में उगाए जाते हैं। तो बेटा कौन कौन से क्रॉप में कौन कौन से स्टेट्स सबसे आगे है, ये तो याद करने पड़ेंगे। आई नो इट इज वेरी टफ। इसको बार बार देखोगे मैप पे, अगर इसको ड्रॉ कर लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जितना मैप देखोगे उतनी चीजें याद रहेंगी। अब मैं फाइबर क्रॉप्स पर आ रहा हूं। पहली बात तो फाइबर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिससे फाइबर आपको मिलता है, जिससे आप कपड़े सिल लेते हैं, बैग सिल लेते हैं, सैक्स सिल लेते हैं। ऐसी क्रॉप्स को फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। जैसे जूट एक फाइबर क्रॉप है, कॉटन एक फाइबर क्रॉप है। तो कॉटन की बात करते हैं तो जनरली कॉटन ट्रॉपिकल क्रॉप है और जनरली खरीफ सीजन में उगाई जाती है इंडिया के उन एरियाज में जो सेमी एरिड है। और सेमी एरिड है तो इसलिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, नदर्न राजस्थान, गुजरात, इन रीजन्स में आप कॉटन को उगाते हैं। और इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, चाइना के बाद। उसके बाद मैं जूट पर आ जाता हूँ। जूट आपको बताइए, देखो पार्टीशन के बाद ना ज्यादातर हम लोगों के जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो बांग्लादेश में चले गए, मतलब ईस्ट पाकिस्तान चले गए ज्यादातर। और जूट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोथ, बैग्स और सैक्स बनाने के लिए। डेकोरेटिव आइटम्स भी जूट से बनाई जाती है। और पहले इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े जूट प्रोड्यूसिंग इलाके होते थे, बट पार्टीशन, जैसे कि मैंने बोला, पार्टीशन के बाद वो ईस्ट पाकिस्तान चले गए, जो आज की डेट में बांग्लादेश। तो वेस्ट बंगाल फिर भी इंडिया में जूट प्रोड्यूसर्स में सबसे आगे है। और वेस्ट बंगाल के बाद बिहार, असम जैसे एरियाज में जूट प्रोड्यूस होता है। अब मैं कुछ अदर क्रॉप्स की बात करूं तो उसमें शुगर केन आ जाता है। शुगर केन एक ट्रॉपिकल एरिया की क्रॉप है। रेन फेड कंडीशंस में आप उसको उगा सकते हैं जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है। 2015 की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा ब्राजील के बाद इंडिया दूसरे नंबर पर था इन टर्म्स ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। और 40% ऑफ जो प्रोडक्शन होता है इंडिया का, मान के चलो कि अगर 100% शुगर केन प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, तो 100% में से 40% प्रोडक्शन अकेला यूपी में हो जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में शुगर केन का। और बाकी यूपी के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहां पर भी शुगर केन की ईल्ड काफी अच्छी है। इसके बाद अब मैं कुछ अदर क्रॉप्स पर आ जाता हूं। जैसे हमने शुगर केन की बात करी, वैसे ही टी और कॉफी की बात कर लेते हैं। बेटा टी और कॉफी दोनों ही एक तरीके की बेवरेज क्रॉप है। टी तो एक प्लांटेशन, दोनों प्लांटेशन क्रॉप्स भी है, दोनों कैश क्रॉप्स भी हैं, क्योंकि इनकी डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा है। और टी जो है उसकी बात करता हूं तो ब्लैक टी लीव्स ये फर्मेंटेड होती हैं, जबकि ग्रीन टी लीव्स ये अनफर्मेंटेड होती हैं। इंडिया में 2016 की बात कर लेते हैं इन द वर्ल्ड। तो इंडिया चाय के एक्सपोर्ट करने में सेकंड नंबर पर था इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और इंडिया में ज्यादातर जहां पे चाय उगती है उसका 53% चाय का टोटल एरिया, 53% फॉर द टी, वो अकेला असम प्रोड्यूस कर देता है। मतलब असम टी दुनिया में नहीं, मतलब इंडिया में नहीं, दुनिया में बहुत मशहूर है। और आपको बता दूं असम के अलावा वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जैसे रीजन्स में भी आप लोग टी प्लांटेशंस देखते हैं। उसके बाद मैं कॉफी की बात करता हूं बेटा। तो इंडिया एक अरेबिका नाम की कॉफी ग्रो करता है, जो कि जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है। कर्नाटका इसका लीडर
मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है कॉफी का। ये मान के चलिए अकेला 66% ऑफ द टोटल कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया, अगर इंडिया 100% कॉफी उगाता है तो उसमें से 66% कॉफी अकेला कर्नाटका उगा देता है। कर्नाटका के अलावा केरला, तमिलनाडु, अच्छा आपको कोई भी कॉफी प्लांटेशन इंडिया के नॉर्थ में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रॉपिकल क्रॉप है ये, गर्मी चाहिए होती है इस क्रॉप को। तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु जैसे इलाके में आप कॉफी प्रोड्यूस करते हैं। मेजरली वेस्टर्न घाट्स के 3 स्टेट्स हैं, ये तीनों ही स्टेट्स वेस्टर्न घाट्स के पास में आते हैं। अब मैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करता हूं इंडिया में। हमको पता है इंडियन इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर। हम क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी, हम लोगों की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा चंक एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज मुझे चाहिए, नंबर ऑफ प्लानिंग मुझे चाहिए, जिससे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर की इस डिटोरिएटिंग कंडीशन को इंप्रूव कर सके। उसमें से कुछ प्लान्स हम लोगों ने यहां पर लिखे हैं। जैसे बेटा इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडियन एग्रीकल्चर थी ना, वो ज्यादातर सबसिस्टेंस थी। सबसिस्टेंस का मतलब होता है इंडिया की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जितना भी खाना उगाती थी वो बस इंडिया में खप जाता था। हम सरप्लस प्रोडक्शन नहीं करते, एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग नहीं उगाते थे। फिर इंडिया में बहुत सारे ड्रॉट्स आए, बहुत सारे फेमाइन्स आई, जिसकी वजह से 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में तो भाई साहब मतलब ये मान के चलो कि खाने की तो त्राई त्राई होगी हर जगह। और पार्टीशन के वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी ज्यादा इरिगेटेड एरिया, काफी ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड तो पाकिस्तान में चला गया था। और इंडिया क्या, वो एग्रीकल्चरल फील्ड जहां पे लोगों ने वेल्स, ट्यूबवेल्स ये सब लगा रखे थे। मतलब मान के चलो कि अगर इंडिया के पास 30 ऐसे फार्म्स थे पार्टीशन के टाइम पीरियड में, जहां के लोगों या जहां के फार्मर्स ने ट्यूबवेल्स, वेल्स, समर्सिबल्स ये लगा रखे थे, तो 30 में से 10 ऐसे फार्म्स जो थे वो तो पाकिस्तान में चले गए थे। तो 1/3 ऑफ द इरिगेटेड लैंड जो था ये पाकिस्तान में चला गया, जिसकी वजह से देखो ना, पाकिस्तान छोटा सा, उसके पास 10 फार्म्स, इंडिया इतना बड़ा, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, उसके पास पूरी कंट्री को खिलाने के लिए 20 फार्म्स। तो सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो पार्टीशन के बाद कम होना ही था, और ये हुआ भी। इसलिए गवर्नमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव पार्टीशन के बाद तो ये था कि जैसे भी करके भाई फूड ग्रेन ग्रेन प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाना है। तो बहुत सालों के बाद लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, मतलब ऑफ कोर्स 14-15 साल तक तो हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में ज्यादातर आपने व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन है वो देखा। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन थे। यहाँ पर HYV सीड्स को आप लोगों ने मतलब आप लोग लेकर आए, और इसकी वजह से इंडिया में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा राइस व्हीट कल्टीवेशन देखा जाता है। इसकी वजह से इंडिया में फार्मर्स में रिच और पुअर डिवाइड भी होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ये वो इलाका था जहां पर इरिगेटेड फार्मिंग होती थी, मतलब रेन फेड नहीं, इरिगेटेड फार्मिंग होती थी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा आजादी के बाद कि भाई साहब जो कल्टिवेबल वेस्टलैंड्स हैं, जो फालो लैंड्स हैं, इनके ऊपर भी अब फूड ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स उगाई जाए। तो इसलिए ज्यादातर फोकस रहा इंटेंसिफिकेशन पर, ताकि एक लैंड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स उगाई जा सके, ताकि इस बड़ी सी कंट्री की पॉपुलेशन को की डिमांड, फूड डिमांड को सेटिस्फाई किया जा सके। तो इंडिया का ये स्ट्रैटेजी, इंटेंसिफिकेशन का ये स्ट्रैटेजी बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई। बट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारा 1950s के लेट डेकेड में या लेटर हाफ में फिर घट गया। और इस 1950 के लेटर हाफ में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो हमारा कम हुआ, इसको ओवरकम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर 2 पॉलिसीज लेकर आती है। एक है IADP और दूसरी है IAAP। IADP का मतलब है इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और IAAP का मतलब है इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम। इससे भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। बट एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो दोबारा 1960s में फिर घट गया। क्यों? क्योंकि इंडिया को 1960 में 2 बैक-टू-बैक ड्रॉट देखने को मिले। अब ये मान के चलो कि हमारी इकोनॉमी में तो एक तरीके से फूड क्राइसिस ही आ गया। ये वो टाइम था जब लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और सभी से आप लोगों से बोला कि अगर आप लोग एक एक दिन की रोटी खाना छोड़ दें तो सभी के लिए जो है वो मतलब अबंडेंस में फूड अवेलेबल हो जाएगा। इतनी हालत खराब हो गई कि हम लोगों को दूसरी कंट्री से खाना इंपोर्ट करवाना पड़ गया।
इसमें यूएस सबसे आगे था। फिर जैसे कि मैंने बोला, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया की ये कंडीशन एकदम से ही चेंज कर दी। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर एम एस स्वामीनाथन बताए जाते हैं। 1960s में नए HYV सीड्स इंडिया में आते हैं, वीट और राइस के, जिसमें वीट के सीड्स हम लोगों ने मैक्सिको से लिए, राइस के फिलीपीन से लिए। और इंडिया में देखते ही देखते ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होने लगा। फॉरेन कंट्रीज पर हमारी डिपेंडेंस कम होने लगी। बट HYV सीड्स के साथ प्रॉब्लम थी कि इनको उगाने के लिए चाहिए थे फर्टिलाइजर्स, और पानी की पूरी जरूरत चाहिए थी। और फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन अफोर्ड कर सकते थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जैसे स्टेट्स। तो इसलिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन इलाकों में तो फार्मर्स ने HYV सीड्स के खूब फायदे उठाए, क्योंकि इनको एश्योर्ड वाटर सप्लाई चाहिए था। जैसे कि मैंने बोला, इनको केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए थे। ग्रीन एवोल्यूशन का एडवांटेज ये तो रहा कि इंडिया का जो फूड क्राइसिस था वो तो एक तरीके से सॉल्व हो गया, बट इंडिया में एग्रीकल्चर के सेक्टर में रिच एंड पुअर डिवाइड बहुत ज्यादा आ गया। ये रीजनल डिस्पैरिटी इंडिया में काफी ज्यादा डेवलप हो जाती है, क्योंकि उन एरियाज में ग्रीन एवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा जो इरिगेटेड एरियाज थे। रेन फेड एरियाज में HYV सीड्स कुछ नहीं कर सके। तो इंडिया का ये रीजनल डिस्पैरिटी जो है वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में मतलब थोड़ा बहुत योगदान देता है। और उसके बाद 1970s के बाद आप देखते हैं ये टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स की टेक्नोलॉजी ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी में या कंट्री में फैलने लगती है। प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, तो प्लानिंग कमीशन एक वो बॉडी थी जो इंडिया में 1950 में बनाई गई थी। सारे 5 ईयर प्लान्स प्लानिंग कमीशन ही अप्रूव करती थी। और प्लानिंग कमीशन ने भी एग्रीकल्चर की इन प्रॉब्लम्स को फोकस किया, जो कि रेन फेड एरियाज में थी। रेन फेड एरिया जो कि पूरी तरीके से रेनफॉल पर डिपेंडेंट एरियाज थे। और एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग इंडिया में 1988 में शुरू की जाती है। इस एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग जो प्लानिंग कमीशन ने स्टार्ट करी, उसका एम ये था कि इंडिया में बैलेंस्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो सके। तो इस एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग में क्या किया गया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया, ताकि एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से हार्नेस करके इंडिया में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ, भाई और भी तो चीजें मैं कर सकता हूँ ना एग्रीकल्चर के साथ। मैं फार्मर्स को बोल सकता हूँ ना कि आप लोग डेयरी फार्मिंग करिए, पोल्ट्री फार्मिंग कीजिए, पोल्ट्री फार्मिंग कीजिए, आप हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक रियरिंग, एक्वाकल्चर, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर करके पैसे नहीं कमा रहे हैं तो आप उस फील्ड से बाकी सारी चीजें भी तो कर सकते हैं ना। तो फार्मर्स को प्रमोट करना नॉन एग्रीकल्चरल थिंग्स के लिए वो एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग का एक बेसिक सा एम था। उसके बाद तो आपको पता ही है, 1991 में इंडिया में प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। और पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पीरियड में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आते हैं LPG पॉलिसीज, जिसमें सबसे मशहूर हुआ लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमी को फ्री कर दिया, लिबरल बना दिया, ताकि इंडिया का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट काफी इंफ्लुएंस हुआ। और कहा जाता है कि लिबरलाइजेशन के बाद एकदम से एग्रीकल्चरल आउटपुट तेजी से बढ़ने लग गया, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में काफी इंप्रूवमेंट्स हुई। और बहुत सारी क्रॉप्स जैसे कि राइस, वीट, इनका ईल्ड और इनका प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने लगा। यहां तक कि कॉटन, ऑयल सीड्स, शुगर केन, इन सब क्रॉप्स में भी प्रोडक्शन के मतलब इन सब क्रॉप्स के प्रोडक्शन में भी स्पीड देखी गई। एग्रीकल्चरल आउटपुट के बढ़ने की वजह से, या एग्रीकल्चरल आउटपुट के बढ़ने का मेन रीजन माना जाता है 1990s के बाद ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगी। लोग पैसे कमाने लगे। पैसे कमाने लगे तो रेन फेड फार्मिंग जहां पर होती थी अब वो इरिगेटेड फार्मिंग में कन्वर्ट होने लगी। तो इरिगेशन की वजह से एग्रीकल्चरल आउटपुट तो बढ़ना ही था। और इसके साथ साथ अब पैसे थे तो तरह तरह की टेक्नोलॉजी फार्मर्स खरीद सकते थे, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फार्म मशीनरीज, ये सब चीजें खरीदी जा सकती थी। तो इसलिए 1990s के लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स का मेन कारण ये माना जाता है कि फार्मर्स का इनकम बढ़ने लग गया था। मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो थी वो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में फैलने लग गई थी। सबको पता लग गया था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर कर हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि 1960 और 1990, अगर इन दोनों पीरियड को कंपेयर करें
तो 1960s में इतना केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होता था जितना 1990s में होने लगा। 1990s में कहते हैं 15 गुना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स लोग यूज कर रहे थे। यहां पर फर्टिलाइजर्स के साथ साथ पेस्टिसाइड भी यूज होना शुरू हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन ने HYV सीड्स तो आप लोगों को दिए, बट HYV सीड्स की एक प्रॉब्लम ये थी कि इनको पेस्टिसाइड्स और जैसे मैंने बोला फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, क्योंकि बहुत जल्दी ये सीड्स जो थे ये मतलब जो कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट कर लेते थे। अब इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम आपको बता दूं, वैसे तो इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम वेरी करती है एग्रो इकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, बट मैंने कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर लिखी हैं जो शायद आप लोग समझ जाए। पहली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, हम लोग मॉनसून पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आज भी इंडिया में 33% एरिया ही इरिगेटेड एरिया माना जाता है। मतलब अगर मैं टोटल क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ इंडिया की बात करूं, तो क्रॉप प्रोडक्शन इन मेजॉरिटी ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन रेनफॉल, एज इरिगेशन कवर्स ओनली 33% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया। मतलब अगर 100 फील्ड्स इंडिया में अवेलेबल है तो आज भी 33 फील्ड्स पर लोगों ने ट्यूबवेल्स वेल्स लगा रखे हैं, और बाकी का 67 फील्ड्स आज भी रेन के आने का इंतजार करता है। इंडिया में प्रोडक्टिविटी काफी कम है, लो प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसका भी समझ में आता है, से इंटरनेशनल लेवल से कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स और इनडेटनेस भी कहीं ना कहीं इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम आज बन गया है, क्योंकि जब क्रॉप फेल्स होती हैं, जब क्रॉप से पैसे नहीं आते हैं, तो मतलब जो छोटे छोटे और मार्जिनल फार्मर्स है ना, उनको पैसा उधार लेना पड़ता है साहूकारों से, क्योंकि नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन के लिए बीज कहां से खरीदेंगे। और जब वो किसी मनी लेंडर से पैसा उधार लेते हैं तो वो इस इनडेटनेस के ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसका लास्ट रिजॉर्ट है अपने लैंड को इन मनी लेंडर्स को बेच के निकलना। इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स की बहुत कमी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है लैंड का। बहुतों के पास तो एकड़ों में जमीन है, और कुछ फार्मर्स के पास, मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 2 एकड़ जमीन भी नहीं है। तो इंडिया में अगर हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो लैंड रिफॉर्म्स काफी सालों से नहीं आए। काफी सालों से हमारी इंडियन एग्रीकल्चर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। यहां तक कि ड्यूरिंग ब्रिटिशर टाइम पीरियड 3 तरह की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी ब्रिटिशर्स ने, महालवाड़ी, रॉयतवाड़ी, जमींदारी। इसने ब्रिटिश मतलब टाइम पीरियड में इंडियन एग्रीकल्चर की मान लो बैंड बचा दी। इंडिया में स्मॉल फार्म साइज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब बड़ी फैमिली और छोटा साइज, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, कमर्शियलाइजेशन की बहुत ज्यादा कमी है, और जैसे कि मैंने बोला, अंडर एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब बहुत अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट मैं मान सकता हूँ एग्रीकल्चरल सेक्टर में है। मतलब यार ये मान के चलिए कि 2 लोगों की मुझे जरूरत है, बट मैं यार 4 और 6 लोगों को काम पे लगा रहा हूँ। अंडर एम्प्लॉयमेंट ही मानूंगा मैं इसको। तो एक तरीके से अगर मैं इसका उल्टा शब्द देख के चलूं तो भारत में ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, पर्टिकुलरली इन द अनइरिगेटेड रीजन्स। और जहां पर सीजनल मतलब काम मिलता भी है तो वो 2 3 4 महीने का काम मिलता है, बाकी के बचे 4 8 महीने फार्मर्स को खाली बैठना पड़ता है। अब कल्टीवेबल लैंड का डिग्रेडेशन, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। देखो यार, अगर जो लैंड आप लोग एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं उस लैंड की फर्टिलिटी अगर डिस्ट्रॉय होने लगे तो इसको डिग्रेडेशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड आप कहते हैं। इसके बहुत से रीजंस हैं। अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं तो ओवर इरिगेशन ना कीजिए। अपने अपने लैंड्स पर पानी इकट्ठा होने मत दीजिए, क्योंकि वाटर लॉगिंग होता है जब आपके लैंड पर, तब एल्कलाइजेशन और सेलेनाइजेशन ऑफ सॉइल का खतरा बना रहता है। तो एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो जरूरत से ज्यादा ना कीजिए। सॉइल का टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिक कंटेंट है सॉइल का, वो बढ़ जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने बोला कि फॉलो छोड़ना लैंड को बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो छोड़ना। बट अगर आप लैंड को फॉलो नहीं छोड़ते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी रिगेन नहीं कर पाती और आपकी सॉइल एट लास्ट बैरन हो सकती है। तो ये थर्ड रीजन है कल्टीवेबल लैंड के डिग्रेडेशन के पीछे। और फोर्थ रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज, वाटर इरोजन। जहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है वहां पर इन सब चीजों का ध्यान अगर ना रखा जाए तो लैंड कैन बी डिग्रेडेड इन टर्म्स ऑफ कल्टीवेशन। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 5, बुक नंबर 2। आई होप आपको मजा आया होगा।
इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो लैंड यूज की टाइप और कौन कौन सी क्रॉप्स को इंडिया के कौन कौन से एरियाज में आप लोग ग्रो करते हैं, दैट इज। सो डियर, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज दीपक सिंघल साइनिंग ऑफ, थैंक यू।